गुड मॉर्निंग, ऑल इज वेल। चलिए हम बात कर रहे हैं फेज रूल की। और फेज रूल में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं वन कंपोनेंट सिस्टम में वाटर सिस्टम, CO2 सिस्टम। आज हम वन कंपोनेंट सिस्टम में नेक्स्ट जो सिस्टम है अपना वो है सल्फर सिस्टम। तीन इंपॉर्टेंट सिस्टम्स होते हैं वन कंपोनेंट में जो जनरल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो RPSC हो, UPPSC हो और बेसिक नेट के कॉम्पिटिशन्स हो। तो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत बढ़िया सिस्टम्स हैं ये वन कंपोनेंट सिस्टम। तो ध्यान दें, इसमें तीसरा जो सिस्टम है अपना वो है सल्फर सिस्टम। नाम तो सुना होगा सल्फर का। तो आज हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं और बहुत इजी सा सिस्टम है, बहुत सिंपल वे में समझने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता वाटर सिस्टम में आपको कोई दिक्कत यहाँ तक। ऑल इज वेल है। CO2 सिस्टम में ऑल इज वेल है आपके लिए। दोनों में सिर्फ किस चीज़ का ध्यान रखना होता है, ट्रिपल पॉइंट कहाँ आता है उसका, वाटर में कहाँ आता है और CO2 में कहाँ आता है, वो कंडीशन आप ध्यान रखो। बाकी किस एरिया में कितनी फेज है, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसके बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर है। हमें देखना है कि यहाँ पर कितने कर्व हैं, कितना एरिया है और कितने पॉइंट्स हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, वहाँ पर फेजेज कितनी एग्जिस्ट करती है। कंपोनेंट कोई नहीं पूछेगा क्योंकि हेडिंग में लिखा हुआ है कि ये वन कंपोनेंट सिस्टम है। तो एरियाज वो या पॉइंट्स ब्लॉक करेगा आपके एग्जाम में डायग्राम बना के और कहेगा बताओ यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान क्या है या यहाँ पर फेजेज कितनी एग्जिस्ट कर रही है। सीधा सीधा सा क्वेश्चन होगा। वरना दया आ गई तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है सल्फर इज द एग्जाम्पल ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम, टू कंपोनेंट सिस्टम, थ्री कंपोनेंट सिस्टम। इस तरह से क्वेश्चन समझ आया मेरी बात है। आइए हम बात कर रहे हैं सल्फर सिस्टम की। और सल्फर सिस्टम में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए हम क्या कह रहे हैं। जैसे ही सल्फर सिस्टम दिमाग में आता है, मेरे दिमाग में आना चाहिए कि सब ये वन कंपोनेंट सिस्टम है। कैसा है? वन कंपोनेंट सिस्टम। इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। याद आया? ये अपना क्या होता है, फेज रूल वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए जो अपन देखते थे। अब मुद्दा ये है कि C का मान 1 है तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं 1 माइनस P प्लस 2। 1 और 2 को जोड़ लो, 3 माइनस P इज इक्वल्स टू F। मीन्स 3 में से नंबर ऑफ फेजेस कम करते जाओ, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम उस एरिया का, उस पॉइंट का, उस पर्टिकुलर जगह का आता जाएगा। तो वन कंपोनेंट सिस्टम में सभी जगह अपन ने यही किया है, F इज इक्वल्स टू 3 माइनस P। क्योंकि जब वन कंपोनेंट सिस्टम बोल रहे तो C का मान फिक्स हो गया अपना। आइए अब मुद्दा ये है कि जो सल्फर होती है अपनी, बेसिकली 4 इसकी फेजेज होती हैं। ध्यान करो, रोम्बिक कौन सी है? रोम्बिक सल्फर, जिसको अपन SR से डिनोट करेंगे। दूसरा है मोनोक्लिनिक सल्फर, जिसे आप SM से डिनोट करेंगे। तीसरा है आपका लिक्विड और चौथा है आपका वेपर, सल्फर वेपर और लिक्विड सल्फर। लिक्विड को SL और वेपर सल्फर को SV। तो सल्फर कितने फेजेज में एग्जिस्ट कर सकती है? 4 फेजेज में। यहां से एक सिंपल रीजनिंग बनती है दिमाग में। जैसे वाटर था, याद करिए वन कंपोनेंट सिस्टम का एग्जांपल, लिक्विड भी रहता था, सॉलिड भी होता था और वेपर 3 फेजेज में होता था। अगर किसी जगह पर तीनों फेज को एग्जिस्ट करती थी, ट्रिपल पॉइंट बोला था अपन ने वहां पर उसको, जहां पर तीनों फेज एग्जिस्ट करती थी, तो फेज का मान 3 में से 3 गया 0। डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आता था ट्रिपल पॉइंट पर। कई बार पूछते हैं इस क्वेश्चन को, अनवेरिएंट बोलते हैं अपन इनको। क्लियर है? अब जरा सोचिए, सल्फर तो 4 फेज में एग्जिस्ट कर रही है। क्या ऐसा कोई जगह हो सकता है सल्फर में, या ऐसी कोई कंडीशंस बन सकती हैं सल्फर के अंदर जहां पर सल्फर की चारों फेज एग्जिस्ट करती हो? क्वेश्चन क्लियर दिमाग के अंदर क्या कह रहा हूं? क्या सल्फर में, जैसे वाटर में तीनों फेज एग्जिस्ट करती है ट्रिपल पॉइंट पर, CO2 में तीनों फेज एग्जिस्ट करती है ट्रिपल पॉइंट पर, तो क्या सल्फर में भी ऐसा कोई पॉइंट है, ऐसी कोई जगह है जहां पर ये चारों फेज एग्जिस्ट करती हो? हम कहेंगे नो। क्यों? जरा गौर से देखिए। अगर चारों फेज, सपोज इट कि चारों फेज एग्जिस्ट कर रही है किसी जगह पर, इसका मतलब वहां पर P का मान 4 हो गया और ये मैक्सिमम हो गया तो P मैक्स 4 हो गया। P मैक्स अगर 4 हुआ तो F मिनिमम का मान कितना आ जाएगा? -1। मिनिमम मैक्सिमम छोड़ दो दिमाग में, तुम तो सिंपल बोल लो। फेज अगर 4 हुई
तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान -1 आएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम मिनिमम 0 हो सकती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान नेगेटिव नहीं हो सकता। इट मींस ये पहले से ही क्लियर है कि सल्फर की चारों फेजेज एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती कहीं पर भी डायग्राम के अंदर। अधिकतम कितनी करेंगी? 3। जब 3 करेंगी उस समय डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा? 0। तो जहां 3 फेज एग्जिस्ट करेंगी उसे ट्रिपल पॉइंट बोलेंगे। तो सल्फर में ट्रिपल पॉइंट आ सकता है। अब आगे जाके हम ये देखेंगे उस ट्रिपल पॉइंट में 3 फेज होंगी, क्योंकि फेज क्या है अपनी 4। तो वो कौन सी 3 फेज होंगी भैया? रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और लिक्विड होगी, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और वेपर होगी, या मोनोक्लिनिक, लिक्विड और वेपर होगी, या रोम्बिक, लिक्विड और वेपर होगी? कौन सी ट्रिपल पॉइंट्स आएंगे यहाँ पर, ये मुद्दा है। तो क्या कितने ट्रिपल पॉइंट बन सकते हैं इसमें? क्या एक ही होगा जैसे वाटर में एक था, CO2 में एक था? नो, इसकी शक्ल से लग रहा है कि एक से ज्यादा ट्रिपल पॉइंट यहाँ पर आएंगे। तो कौन कौन से आएंगे वो अभी चेक करते हैं अपन। इसके अंदर मीनिंग समझ आ रहा है? तो यहाँ पर एक से ज्यादा ट्रिपल पॉइंट होंगे। छोटा रीजनिंग बन सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर देन 1 ट्रिपल पॉइंट्स। एक एग्जाम्पल हो गया CO2, एक हो गया H2O, एक हो गया सल्फर, और एक और दे देगा वो आपको कुछ भी। किसको टिक करोगे? सल्फर को। सल्फर में एक से ज्यादा ट्रिपल पॉइंट्स बनते हैं। आगे चल के पता करेंगे, अगली हेडिंग में अपन पता करेंगे कितने ट्रिपल पॉइंट होते हैं इसमें, कितने कर्व होते हैं, कितना एरियाज होते हैं इसके अंदर। सेम चीज जो पीछे पड़ी उसी तरह का एरिया अपन यहाँ पर डेवलप करेंगे। तो हमने क्या कहा है, जैसे ही सल्फर आता है सबसे दिमाग में क्या आना चाहिए? 1 कंपोनेंट सिस्टम। दूसरा, कितनी फेज इसमें होती हैं? 4 फेजेज में एग्जिस्ट करता है, पर चारों फेज किसी भी पॉइंट पर एक साथ अवेलेबल नहीं हो सकती। अधिकतम कितनी होंगी? 3। कारण क्लियर है, अगर 4 हुई तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान -1 होगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो अधिकतम फेजेज कितनी हो सकती हैं? P मैक्स का मान सल्फर के लिए कितना होगा? 3। और F मिनिमम कितना होगा? 0। वहां मान रखते ही अपने आप आ गया। क्लियर ये पॉइंट मेरा, मैंने क्या कहा है? अब आइए, अब हम बात करते हैं सल्फर के फेज डायग्राम को। हमेशा फेज डायग्राम रीड करना आना चाहिए आपको। हमेशा फेज डायग्राम आपको रीड करना आना चाहिए। आप इसे सबसे पहले बनाएंगे, नोट करें आराम से, और फिर हम इसको रीड करेंगे। जरा गौर से देखिए आप इसको। डायग्राम को गौर से देखिए। मैं आपको इसे ड्रॉ करते हुए समझाता हूं, जरा ध्यान रखें। फिर अपन इसी डायग्राम पर आएंगे। पहले अपन अपना काम करने के लिए एक डायग्राम रीड कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि वही कहानी अपनी, कौन सी? टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में और प्रेशर अपना, इसके बीच में हम प्लॉट खींच रहे हैं। जरा दिमाग लगाएंगे। सल्फर की जो कहानी है वो कहानी क्या है? जरा कुछ ऐसी है। देखिए जरा गौर से। जब भी सल्फर का फेज डायग्राम बनाना हो, आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए। क्लियर? पॉइंट आउट करते हैं। A, B, C, D, E। अब यहां से जरा गौर से देखिए। ये जो भी डैश 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 वाले हैं 1 2 3, इनको मेटास्टेबल कर्व बोलेंगे। और जो डार्क लाइन की लाइंस है ये स्टेबल कर्व्स है अपने। तो देखिए जरा गौर से, A, B, C, D, E, F, E, F, G और H। तो जरा गौर से देखिए, एक पॉइंट, एक कर्व, दूसरा कर्व, तीसरा कर्व, चौथा कर्व, पांचवा कर्व और ये छठा कर्व। कितने स्टेबल कर्व होते हैं सल्फर के अंदर? 6 स्टेबल कर्व होते हैं। दिमाग में क्लियर रखें। कितने स्टेबल कर्व है? 6 स्टेबल कर्व। कितने मेटा स्टेबल कर्व है? 4 है।
BH वाला, BF वाला, CF वाला और EF वाला। 1 2 3 4 मेटास्टेबल कर्व। तो स्टेबल कर्व कितने? 6, ऐसे होते हैं 6, और मेटास्टेबल कर्व कितने? 4। जरा गौर से देखिए, एक ट्रिपल पॉइंट, दूसरा ट्रिपल पॉइंट, तीसरा ट्रिपल पॉइंट। कितने ट्रिपल पॉइंट हैं जिन्हें हम स्टेबल ट्रिपल पॉइंट बोल सकते हैं? वो 3 हैं, B, C और D। और ये जो एक ट्रिपल पॉइंट है अपना, ये वाला F, इसे बोलेंगे मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट। तो टोटल ट्रिपल पॉइंट 4 होते हैं, जिसमें से 3 स्टेबल और एक मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट होता है। क्लियर है मेरी बात? मैंने क्या कहा है? सबसे इंपॉर्टेंट, एरिया तो अपने आप दिखता है। एक एरिया ये रहा, एक एरिया ये रहा, एक एरिया ये रहा, एक एरिया अंदर है, अंदर वाला एरिया। ओके, 4 एरिया हैं अपने पास। एक एरिया ये वाला है, ये वाला पूरा A B E G, ये वाला पूरा एरिया, ये पूरा की पूरा एक एरिया। दूसरा एरिया ये वाला नीचे वाला A B C D, ये वाला एरिया की बात हो रही है। तीसरा एरिया है अपना ये वाला D C E G, ये वाला एरिया। और चौथा ये अंदर वाला एरिया। तो अंदर वाला एरिया कैसे बोलोगे? B C E B, अंदर वाला जो कवर्ड एरिया है। ओके, अब जरा गौर से देखिए, जो भी एरिया हैं आपके, वहां पर सिंगल फेज एग्जिस्ट करेगी। हर एरिया में ओनली 1 फेज। यहां पर रोम्बिक, जिसे आपने R ये बोला, मीन्स ये सॉलिड है। रोम्बिक सॉलिड होती है भाई, मोनोक्लिनिक भी सॉलिड है। तो सॉलिड 2 फेज है यहां पर एक्चुअली में। रोम्बिक भी सॉलिड फेज होती है और मोनोक्लिनिक। जो अंदर वाला एरिया है इसमें मोनोक्लिनिक होती है भाई। मोनोक्लिनिक, ये वेपर, और ये अपना लिक्विड। क्लियर? क्या बोला अपन ने? जरा दिमाग लगाइए, क्या कहा है अपन ने? 4 एरिया हो गए अपने। डन रहेगा दिमाग के अंदर? जरा देखिए, ये जो पॉइंट है बी वाला पॉइंट, ये आता है अराउंड 95.6 डिग्री सेल्सियस पे, मोटा मोटी। ये जो पॉइंट है ये आता है अराउंड 113 डिग्री सेल्सियस पर। ये जो पॉइंट है ये आता है अराउंड 119 डिग्री सेल्सियस। देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को थोड़ा सा वेरी करते हैं, उसके हिसाब से हल्का हल्का सा टेम्परेचर में वेरिएशन आ सकता है। तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत फेमस है 95.6, कुछ याद आया? टेंशन टेम्परेचर बोलते हैं अपने इसको। क्या बोलेंगे अपन इसको? टेंशन टेम्परेचर बोलते हैं। आगे रोम्बिक क्लिनिक और मोनोक्लिनिक में टेंशन करते थे ना 10th क्लास के अंदर, 9th क्लास में, एलोट्रोपिक फॉर्म्स के नाम पर। क्या आप वापस आइए, लेआउट क्लियर? मैंने क्या बोला है? अभी पीछे डायग्राम में चलेंगे अपन, लेकिन इसको ड्रॉ कैसे करते हैं सबसे पहले दिमाग में ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रखिए। ये इसमें हल्का सा कर्वेचर लेके ले सकते हो, जरूरी नहीं बिल्कुल सीधी खींचो इसको, हल्का सा यूं होती है, चलेगी। और ये यहां से यहां स्ट्रेट लाइन। अब ये नीचे रहा। अब जरा गौर से देखिए, जैसा अपन पहले डायग्राम्स में बोला करते थे, डार्क लाइन के दोनों साइड की जो फेज होती हैं वो रिवर्सिबल इंटरचेंज होती हैं। यहाँ पर फेज ट्रांजिशन कर्व कहलाते हैं सारे के सारे डार्क कलर वाले। और फेज ट्रांजिशन कौन सी 2 फेज होती है? उस डार्क लाइन के दोनों साइड कौन सी फेज है, उनके मध्य तो साम्य अवस्था होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है फेज ट्रांजिशन। पढ़ चुके ऑलरेडी। जैसे वाटर में था, इधर सॉलिड इधर लिक्विड, तो क्या बोलते थे अपन उसको? याद आ गया? फ्यूजन कर्व। याद आ गया? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। सेम चीज, जिस भी डार्क लाइन की आप बात करोगे, जिस भी डार्क लाइन की आप बात करोगे, उसके दोनों साइड कौन है, उनके बीच में कर्व हो गया। आइए जरा यहीं से शुरू करते हैं। जरा ध्यान दें, इस वाले कर्व को देखिए,
तो अपने दिमाग में क्या आना है, स्टेबल कर्व कितने हैं, कर्व कितने आए, हाँ जी 6 स्टेबल कर्व है और 4 मेटा स्टेबल कर्व। अभी 6 स्टेबल कर्व कौन से, जरा गौर से देखो, ए बी, इन दोनों के बीच में, अब इन दोनों के बीच में देखिए, इसके इस साइड मैंने बोला है रोम्बिक सल्फर है, इस साइड मैंने बोला है वेपर है। रोम्बिक सल्फर सॉलिड है और वेपर क्या है, गैस, सॉलिड से गैस, मेरे ख्याल में सब्लिमेशन कहलाता है। तो कर्व का नाम क्या हो गया, सब्लिमेशन। पर यहां एक लोचा है, मोनोक्लिनिक भी सॉलिड है और मोनोक्लिनिक ये एरिया है, पीछे पूरे में मोनोक्लिनिक है, इसके नीचे इधर वेपर है, तो ये वाला कर्व भी तो फिर सब्लिमेशन कहलाएगा। जब दो दो सब्लिमेशन है तो फिर उनको फर्दर डिफरेंशिएट करना जरूरी है। तो देखो क्या मैं कह सकता हूं, ये सब्लिमेशन कर्व ऑफ रोम्बिक सल्फर हो जाएगा, क्योंकि रोम्बिक कन्वर्ट इनटू वेपर वाला मुद्दा है, इंटर कन्वर्जन है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। और इस वाले को सब्लिमेशन कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर बोल सकते हैं कि नहीं, क्लियर। तो हम कह रहे हैं ये सब्लिमेशन कर्व है मेरा, किसका, रोम्बिक सल्फर का। मींस मैं सीधे सीधे ये कह सकता हूं कि इस वाले के अंदर एसआर और एसवी वेपर के बीच में फेज ट्रांजिशन होता है, इसलिए फेज ट्रांजिशन कर्व है ये मेरे लिए। और कैसे है, सब्लिमेशन कहलाएगा क्योंकि सॉलिड कन्वर्टेड टू वेपर हो रहा है। आइए जरा जरा इसको देखिए, इसको भी मैं सब्लिमेशन कर्व कहूंगा, पर मोनोक्लिनिक कन्वर्ट इनटू वेपर। तो सब्लिमेशन कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक एसएन, सब्लिमेशन कर्व ऑफ एसआर दिमाग में है। आइए जरा जरा यहां देखिए, ये लिक्विड है, ये वेपर है, सब जानते हैं वेपराइजेशन कर्व कहलाता है, लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर, तो वेपराइजेशन कर्व है, हाँ जी एसएल कन्वर्ट इनटू एसवी, कोई डाउट। जरा इसको देखिए, ये सॉलिड, ये अपना क्या बोलते हैं इसे, लिक्विड, लिक्विड को आप एसएल बोलेंगे भाई, हाँ जी क्या है, लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन होता है तो फ्यूजन कर्व हो गया। अब मुद्दा यहां पर ये है कि ये मोनोक्लिनिक लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, जबकि इस एरिया में रोम्बिक कन्वर्ट इनटू लिक्विड हो रहा है। तो हम ये कहेंगे यहां पर क्या है कहानी, क्लियर, फ्यूजन कर्व ऑफ एसएन, जबकि यहां पर फ्यूजन कर्व ऑफ रोम्बिक हो गया। ऐसा ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है, अपना अपना स्टाइल है, चलेगा। अब देखो ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में आ रहा है, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, इसलिए इसे बोलते हैं हम ट्रांजिशन कर्व। तो बाकी कर्व के नाम तो वही पुराने हैं जो अपन ने वाटर और CO2 में पढ़े हैं। एक नया नाम कौन सा आ गया, दो सॉलिड्स के बीच में इंटरचेंज हो रहा है, रोम्बिक सल्फर कन्वर्ट इनटू मोनोक्लिनिक और मोनोक्लिनिक कन्वर्ट इनटू रोम्बिक, ट्रांजिशन बोलते हैं अपन। तो क्या कहेंगे, ट्रांजिशन कर्व है ये अपना, इसका नाम लिख देता हूं। और यहां पर हो क्या रहा है, SR और SM के बिटवीन क्या हो रहा है, फेज ट्रांसफर हो रहा है, रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन। क्लियर है दिमाग के अंदर अपन ने क्या बोला। तो बहुत सिंपल सा, अब जैसे ई पॉइंट है, ई पॉइंट अराउंड 154 डिग्री सेल्सियस होता है, पर 1200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। अपनी सोच और लिमिट से बाहर की चीजें ये नीड है ही नहीं, मोटा मोटा बस बी पॉइंट और सी पॉइंट को ध्यान रखो, 119 120 के आसपास ये, और 95.6 के नियर बाई ये वाला पॉइंट है। एफ जो है ये 113 के आसपास आता है, 113, कुछ राइटर 114 के आसपास लिखते हैं। सारा खेल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वेरिएशन, दो वेरिएबल का मतलब एक चीज को बदलोगे तो दूसरी बदल जाएगी कि नहीं, कहने का मतलब क्लियर है। हम कहते हैं, जैसे मैं सिंपली बोल रहा हूँ कि साहब, आप बोलते हैं कि साहब यहाँ पर इन दोनों फेज के बीच ट्रांजिशन है, ये पूरा ट्रांजिशन है मोनोक्लिनिक। अब ये जहां पर भी अपन टच मारेंगे ये ट्रांजिशन टेम्परेचर ही कहलाएगा मोनोक्लिनिक और रोम्बिक का, पर किस प्रेशर पे, इस पर्टिकुलर प्रेशर पे। अगर प्रेशर वेरी किया तो देखो ट्रांजिशन, ऑलरेडी वही चीज, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह सब चेंज होते थे कि नहीं वाटर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदला तो कॉरेस्पॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट बदलता है कि नहीं, वही खेल है। तो इसलिए कई बार आप राइटर्स में देखना हल्का हल्का सा चीज वेरिएशन में आती है, परेशान होने की नीड नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है वो क्लियर है आपके दिमाग के अंदर।
तो यहां तक का मुद्दा आपके क्लियर है मेरे ख्याल में, मैं क्या कह रहा हूं। अब बात करते हैं अपन मेटास्टेबल कर्व्स का। ध्यान दें, वाटर में एक मेटास्टेबल कर्व था, कुछ याद आया? ट्रिपल पॉइंट से मैंने डैश डैश लाइन अंदर की तरफ बोले, सुपर कूल्ड वाटर के नाम से बोला था, याद करो, वही चीज है। और वहां एक कहानी बताई थी कि वो डैश डैश वाला एरिया, डैश डैश वाला जो अपना कर्व है, वो जिस एरिया में घुसता है उस पॉइंट पर, उस डैश डैश वाले कर्व पे वही फेज नहीं होती। याद है ट्रिक बताई थी मैंने कि याद करो, जैसे इस वाला डार्क लाइन का ये एक्सटेंशन है, गौर से देखो ये एक्सटेंशन किसका है? इस डार्क लाइन का एक्सटेंशन है ये। तो मैं ये कह रहा हूं ये डैश डैश लाइन किस एरिया में घुसी है? रोम्बिक में। तो ये तय है कि इस कर्व पर रोम्बिक सल्फर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो कौन करता है? तो याद करो, वाटर में जब मैंने एक्सटेंशन खींचा था तो वेपर प्रेशर कर्व जो था अपना, वेपराइजेशन कर्व, उसका एक्सटेंशन था, और सॉलिड वाले में, आइस वाले में घुसा था अंदर। याद है सुपर कूल्ड में किन के मध्य साम्यावस्था होती थी? लिक्विड और वेपर के मध्य। आइस नहीं थी वहां पर साम्यावस्था के अंदर। तो सिंपल ट्रिक क्या है, जिस एरिया में घुसा हुआ है वो डैश डैश वाला कर्व, उस कर्व पर जो साम्यावस्था है उसमें जो भी फेज होंगी वो बाद की चीज है। ये तय है कि वो फेज नहीं है जिसमें वो बैठा है। तो ये कर्व किसमें बैठा है? रोम्बिक में। तो ये तय है कि इस कर्व पर जिन भी फेजेस के मध्य साम्यावस्था है, दो फेज के मध्य ही होगी, उसमें रोम्बिक नहीं होगी, बाकी कोई भी हो सके। बताऊंगा कौन होगी। वहां एक ट्रिक बताई थी कि आप उस डैश डैश लाइन को देखो कि वो किसका एक्सटेंशन है? इस वाली लाइन का एक्सटेंशन है। तो इस वाली लाइन में कौन है? ये है। इन दो के मध्य साम्यावस्था है इस वाली लाइन पर। तो ये तय है कि इस डैश डैश लाइन में भी इन्हीं दो के मध्य साम्यावस्था होगी। सुपर कूल्ड वाटर डैश डैश लाइंस आइस में अंदर थी, लेकिन एक्सटेंशन किसका था? लिक्विड वेपर वाली कर्व का। तो ये भी तय था कि उसमें जीरो से नीचे लिक्विड वेपर के मध्य साम्यावस्था थी, उसी को सुपर कूल्ड बोला था। सेम ट्रिक यहां पर कौन किन के मध्य साम्यावस्था होगी? इन दोनों के, मोनोक्लिनिक और सल्फर वेपर के मध्य। वेपर सल्फर बोल सकते हो। क्लियर है? और नाम क्या होगा? मेटास्टेबल शब्द आगे लगा दो, कर्व का नाम यही रहेगा। तो मेटास्टेबल सब्लिमेशन कर्व, सॉलिड कन्वर्ट इनटू वेपर हो रहा है, वो की वही कर्व का नाम है, बस आगे क्या लगा दिया? मेटास्टेबल। तो तय है कि ये मेटास्टेबल सब्लिमेशन कर्व है। किन के मध्य? ऑफ एसएम बोल दो, चलेगा एसएम, क्योंकि एसएम वाला ही तो है, सेम नाम पूरा पूरा। अब जरा इसको देखिए, ये वाला डैश डैश कर्व, ये भी मेटास्टेबल कर्व है, बीएफ। तरीका क्या है? किसका एक्सटेंशन है? मैंने कहा ना ये डायग्राम एक्चुअली में हल्का सा ये ए थोड़ा सा यूं होता है, क्योंकि ये ए बी वाला जो कर्व है इसका एक्सटेंशन है ये बीएफ जो है। और यहां पर कौन है? रोम्बिक और सल्फर वेपर है। तो ये तय है कि ये जो डैश डैश डायग्राम है, ये सारे डैश डैश डायग्राम मोनोक्लिनिक सल्फर के अंदर है। तो ये तय है इन तीनों ही मेटास्टेबल कर्व में मोनोक्लिनिक सल्फर नहीं होगी, बाकी कोई भी हो सकता है। क्लियर दिमाग के अंदर? तो कॉमन सेंस लगाओ, इस वाले कर्व पर कौन होगा? इसका एक्सटेंशन है। और इसमें कौन था? रोम्बिक और सल्फर वेपर। तो गौर से वही सब्लिमेशन कर्व ऑफ एसआर, रोम्बिक, इसी वाले नाम के आगे मेटास्टेबल कर्व लिखेंगे। तो मेटास्टेबल कर्व ऑफ एसआर, जबकि ये वाला कौन था? मेटास्टेबल कर्व ऑफ एसएम। सेम चीज, ये सब किसका एक्सटेंशन है? इसका। और इसको क्या बोला था अपन ने? लिक्विड से वेपर, वेपराइजेशन कर्व। तो मेटास्टेबल वेपराइजेशन कर्व ऑफ एसबी। ना लिखो ऑफ तो चलता है, यहां पर जहां नाम दो होते हैं वहां ऑफ लिखना पड़ता है, बाकी तो एक ही है। लिक्विड वेपराइजेशन में तो लिक्विड और वेपर के बीच में ही हो रहा है। अब दो तरह के लिक्विड तो है नहीं, वहां दो तरह के सॉलिड थे, इसलिए ऑफ लगा के एसएम और एसआर लिखते हैं। यहां ना भी लिखो चलता है। तो मेटास्टेबल वेपराइजेशन कर्व है। कौन सी दो एग्जिस्ट करेंगी? यही दोनों के मध्य एग्जिस्टेंस रहेगा यहां पर भी। आइए जरा यहां पर क्या कह रहा हूं, ये वाला कर्व किसका एक्सटेंशन है? इस वाले का एक्सटेंशन एक्चुअल में, इस वाले का। तो एक्चुअल में ये जो डैश डैश लाइन है ये यूं है, थोड़ा सा समझिए, कर्व में हल्का सा यहाँ टाइडापन है, पर एक्चुअल में इस डार्क लाइन का एक्सटेंशन है ये। और ये किन के मध्य है? रोम्बिक और लिक्विड। रोम्बिक और लिक्विड का मतलब फ्यूजन कर्व, मेटास्टेबल फ्यूजन कर्व हो गया नाम ऑफ एसआर। मीनिंग क्लियर? 4 मेटास्टेबल, 6 स्टेबल कर्व। 4 पॉइंट है, एक ट्रिपल पॉइंट, दूसरा ट्रिपल पॉइंट, तीसरा ट्रिपल पॉइंट।
ये तो स्टेबल ट्रिपल पॉइंट्स हो गए और ये मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट हो गया। ट्रिपल पॉइंट पर 3 फेज एग्जिस्ट करती है। कॉमन सेंस वाटर में क्या बताया था, कौन कौन से कर्व आके फ्यूज हो रहे हैं, उनमें जो फेज थी वो सारी फेज यहां एग्जिस्ट करेंगी। जरा गौर से देखिए। एक और तरीका बताया था, जहां पॉइंट की बात करते हैं उस पॉइंट के साथ जो डार्क एरिया है वहां पर जो जो फेजेज है वो सब एग्जिस्ट करेंगी। जरा गौर से देखिए, इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट के इधर रोम्बिक है, इसके इधर वेपर है और इसके इधर मोनोक्लिनिक है। तो मोनोक्लिनिक, रोम्बिक और वेपर ये 3 एग्जिस्ट करेंगी इस पॉइंट पर। SR, SM, SV। पॉइंट बी पर कौन सी 3 फेज एग्जिस्ट करेंगी? ये वाले क्वेश्चन बनेंगे, दिमाग रखना कि साहब इस पॉइंट पर कौन सी 3 फेज के मध्य साम्यावस्था होगी। कुल मिला के देखो, इस फेज के यहां पर कौन है, रोम्बिक, इधर कौन है, मोनोक्लिनिक, नीचे कौन है, ये 3 ही तो फेज है इसके चारों तरफ, इनके मध्य साम्यावस्था को शो करेगी। क्लियर है? यहां पर लिक्विड का कोई लेना देना नहीं है। जरा इस पॉइंट को देखिए, सी पॉइंट को, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। हाँ जी, इसके इधर लिक्विड है, इधर मोनोक्लिनिक है, इधर वो है, तो SM, SL, SV। बात क्लियर? मैंने क्या बोला है? बहुत सिंपल। उसके तीनों तरफ कौन है, उनके मध्य साम्यावस्था। आइए जरा इस पॉइंट को देखिए, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, ई पॉइंट। हाँ जी, इसके इधर लिक्विड, इसके इधर रोम्बिक और इसके इधर मोनोक्लिनिक। तो SR, SM और SL लिक्विड। क्लियर मैंने क्या बोला है? आइए जरा साहब एक और है, कौन सा, ये वाला पॉइंट अपना। क्लियर मैं क्या बोल रहा हूं? ये वाला पॉइंट अपना देखिए जरा, इसके गौर से देखिए। इस पॉइंट पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। अब आप कहोगे आपने बताया था इसके चारों तरफ जो होते हैं, यहां तो एक ही है चारों तरफ, मोनोक्लिनिक मोनोक्लिनिक मोनोक्लिनिक। मेटास्टेबल पे क्या कहा था, जो कर्व आके मिलते हैं जिस एरिया में होता है वो नहीं होता, बाकी सब होते हैं। तो ये तय है कि इसमें कौन नहीं होगा, मेटास्टेबल नहीं होगा। जरा गौर से देखिए, बाकी तीनों कर्व में मेटास्टेबल है, सॉरी मेटास्टेबल नहीं, मोनोक्लिनिक है, मेटा नहीं मोनोक्लिनिक। क्लियर दिमाग के अंदर? ये तय है कि इसमें मोनोक्लिनिक के अलावा सब होंगे। तो मोनोक्लिनिक के अलावा सब कौन है? हाँ जी, SR, SL और SV। मेटास्टेबल पर क्या ध्यान रखना है, जिस एरिया में मेटास्टेबल कर्व होते हैं पहले ही बोल चुका, उसके अलावा सब होती हैं। क्लियर? याद रहेगा कौन से वाले ट्रिपल पॉइंट पर कौन रहता है। 4 एरिया हैं अपने, एक एरिया, दूसरा एरिया, तीसरा एरिया, अंदर वाला चौथा एरिया। नाम तो पता चली जाएगा, ABEG रोम्बिक वाला एरिया है, केवल रोम्बिक रहेगा। अब देखिए, जहां पर एक ही जना रहता है, जैसे यहां रोम्बिक है, तो फेज हो गई 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 2, बाई वेरिएंट हो गया 1। सेम चीज जब जब एक फेज होगी, P is equal to 1, F is equal to 2, सेम P is equal to 1, F is equal to 2। वही चीज यहाँ है मोनोक्लिनिक के अंदर, P is equal to 1, F is equal to 2। तो जो एरिया है 4, वहां पर कौन है वो आपको दिखा दिया। कर लेंगे आराम से मेरी बात जो अपन कर रहे हैं। आइए, जो जब ट्रिपल पॉइंट है, जब जब ट्रिपल पॉइंट है, फेज 3 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगा। यही पॉइंट पूछा ट्रिपल पॉइंट पर, फेज 3 होंगी और डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगा। 3 - P is equal to F फॉर्मूला लिख के आए थे। सेम P is equals to 3, F is equals to 0। हाँ जी, P is equals to 3, F is equals to 0। आइए अब बात करते हैं कर्व पर। कर्व क्या कहते हैं? बहुत सिंपल है,
दो फेज के मध्य साम्यावस्था होती है। तो P का मान 2, तो F का मान क्या हो गया 1। तो हर कर्व के ऊपर P इज इक्वल्स टू 2, F इज इक्वल्स टू 1, P इज इक्वल्स टू 2, F इज इक्वल्स टू 1। बहुत सिंपल सा है। P इज इक्वल्स टू 2, F इज इक्वल्स टू 1। कहीं चेक करो, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो एक तो पूछ सकते हैं टेंशन टेम्परेचर 95.6, जिसमें मोनोक्लिनिक और रोम्बिक के मध्य फेज ट्रांजिशन होता है, बहुत फेमस है। पर ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला है। ये जो टेम्परेचर अगर ये बदला तो उसी अकॉर्डिंगली स्लाइटली वेरिएशन आता है। क्लियर है? मेटास्टेबल फेज टेंशन लगभग 113 डिग्री सेल्सियस पे आता है। ओके। और ये 119 जो है अपना, तो नॉर्मली ये जो 119 120 है इसको मोनोक्लिनिक का मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और 113 वाले पॉइंट को शायद मैं अगर सही हूं तो रोम्बिक का मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। खैर वो आपका नीड पॉइंट्स नहीं है, उनको छोड़ दीजिए आप अपने हिसाब से। वो तो फिर हम एमॉर्फस पॉलीमेरिक फॉर्म्स और उनकी फेज ट्रांजिशन के लिए आगे जब बात करते हैं तो उसका मुद्दा है। क्लियर? अब मेरे ख्याल में आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ आएगा कि कहां पर अपन ने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। देखिए डैश डैश जो लाइंस है किसका एक्सटेंशन है, वही होंगी। बस नाम क्या लिखा हुआ है यहाँ, सब्लिमेशन कर्व ऑफ एसआर, यहाँ मेटास्टेबल सब्लिमेशन कर्व ऑफ एसआर। हाँ जी, वेपराइजेशन कर्व ऑफ एसएफ, तो ये वेपराइजेशन कर्व इसी का एक्सटेंशन है। ये जो कर्व है रोम्बिक से लिक्विड, तो अपन बोलेंगे फ्यूजन कर्व ऑफ रोम्बिक, सेम चीज फ्यूजन कर्व ऑफ रोम्बिक, तो इसका एक्सटेंशन कहलाती है डैश डैश लाइंस। डन है आराम से। वही 113 डिग्री पर, 119 डिग्री पर, और ट्रांजिशन टेम्परेचर अपना 95 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। किसी को कोई दिक्कत कर लेंगे, कहाँ पर क्या इश्यू होता है क्या नहीं होता है, हर जगह आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम और उसका मुद्दा मैं बता चुका हूँ। तो जब भी आपको देखना है किस पर क्या है, तो मैंने आपको अपने हाथों से ये वाला डायग्राम और बना दिया, वो आपकी हेल्प के लिए। आप क्या करेंगे मैं बताता हूँ। आप एक छोटी सी टेबल बनाएंगे। सबसे पहले कर्व ऑब्लिक पॉइंट ऑब्लिक एरिया, एक कॉलम सबसे पहला। वहां पर जैसे मैं बोलूँ सबसे पहले कर्व शुरू करेंगे, तो सबसे पहले जैसे क्या ए बी, कर्व का नाम क्या लिखा ए बी कर्व, नेम ऑफ द कर्व अगले कॉलम में उसका नाम लिखना है। तो ए बी कर्व कौन सा है, सब्लिमेशन कर्व ऑफ एस आर। क्लियर? उसके बाद थर्ड कॉलम में लिखेंगे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन, किन किन के मध्य इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो वहां पर कौन कौन इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, किस एरिया में कौन एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्टेंस किस किस का है। तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये, ट्रिपल पॉइंट्स पर 3 फेज होंगे, और सबसे लास्ट के 2 कॉलम होंगे। उसमें पहला कॉलम लिखोगे पी, फेज कितनी है उस एरिया में या उस पॉइंट पर या उस एरिया अपने कर्व के ऊपर, और डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान क्या है। तो 3 में से पी घटाओगे तो एफ अपने आप आ जाएगा। तो पॉइंट क्लियर जो मेरा मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको जो नोट्स भेज रखे उनमें ये चीजें आपको बना के दे रखी। बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले एरिया, पॉइंट या कर्व का नाम, मतलब वो कौन है, वो ए बी सी, ए बी फलाना फलाना, उसका नाम क्या है, उसको किस नाम से जानेंगे, किन किन के मध्य साम्यावस्था या कौन कौन सी फेज वहां एग्जिस्ट कर रही है। साम्यावस्था में तो साम्यावस्था में सिंगल है तो सिंगल, जैसे इस एरिया में तो एक ही करेगी ना, तो वहां पर आप साम्यावस्था तो दिखाओगे नहीं, तो वहां वो ओनली है। क्लियर? यूं करके उसके बाद वहां पर कितनी फेज है और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। ये लो जी, इस पन्ने की टेबल दिमाग में रखो, जहां भी जाना है इस पन्ने को ले जाओ। मैं तो कहता हूं सिर्फ ये डायग्राम दिमाग में होना चाहिए, कुछ भी पूछ सब आपको यह अपने आप दिखेगा। तो फेज डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम को रीड करना। आपकी सारी रीजनिंग ऑटोमेटिक यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो ये अपना 1 कंपोनेंट सिस्टम यहाँ पर आके खत्म होता है। होपफुल सारे क्वेश्चंस आप यहाँ से करेंगे। क्लियर है? अब मैं जो बात करूंगा आपके सिलेबस में बहुत डेप्थ नहीं है, क्योंकि आपके सिर्फ एक पॉइंट लिखा था आरपीएससी में, इसमें तो फेज इक्विलिब्रिया शब्द, सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फेज इक्विलिब्रिया। तो हम वो बेसिक के चक्कर में थोड़े से और अंदर तक घुस गए। इतना आना भी चाहिए क्योंकि भरोसा नहीं है इनका। अब मैं आपको हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन
जो है वो टू कंपोनेंट का दूंगा कि टू कंपोनेंट सिस्टम होते क्या है, उसका फेज रूल क्या होता है, रिड्यूस फेज रूल क्या होता है इसके अंदर। क्लियर। फिर टू कंपोनेंट सिस्टम में जो तीन सिस्टम्स की हम बात करते हैं उसमें एक सिस्टम आपको आना चाहिए, दो को मैं ऐसे बताऊंगा आपको कि कैसे देखना है, बाकी उससे ऑब्जेक्टिव रीजनिंग बनेगी नहीं आपके, इसलिए उसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन एक सिंपल सा हल्का सा डिस्कशन दिमाग में आना चाहिए, वो है सिंपल यूटैक्टिक सिस्टम वाले जो टू कंपोनेंट सिस्टम है, इजी लैड वाला और पीबी वगैरह का जो है उनकी हम बात करेंगे आपसे। क्लियर है, लेआउट क्लियर रहेगा दिमाग में। H2O KI आपको सिर्फ वो नाम याद रहने चाहिए कि सिंपल यूटैक्टिक सिस्टम के एग्जाम्पल कौन है, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट वाले को एग्जाम्पल कौन है, इनकॉन्ग्रुएंट के एग्जाम्पल कौन है, बस एग्जाम्पल का नाम। रीजनिंग अंदर से कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन एक सिंपल यूटैक्टिक सिस्टम का टू कंपोनेंट सिस्टम हमें आना चाहिए, रीड करना डायग्राम। अच्छा है, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, चलिए उसको शुरू करते हैं अपन। तो अपन हेडिंग डालेंगे अपनी कौन सी, टू कंपोनेंट सिस्टम। कौन सा है अपना, टू कंपोनेंट सिस्टम। देखिए इस टू कंपोनेंट सिस्टम में क्या होता है जरा देखिए। जब हम टू कंपोनेंट सिस्टम की बात करते हैं तो हमें पता है कि सी का मान 2 है। अब देखिए छोटे छोटे से पॉइंट्स इसमें जो दिमाग में लाने, आपको पता है कि अपना F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2 होता है, फेज रूल यही है अपना। अब जरा देखिए, अब हमने फिक्स कर दिया कि सी का मान 2 है, तो हम कह सकते हैं कि मेरे लिए F इज इक्वल टू सी का मान 2 है, 2 प्लस 2 4, 4 माइनस पी हो गया। ध्यान लगा, जो जनरल अपना डायग्राम है वो कहता है F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। टू कंपोनेंट सिस्टम में सी का मान 2 हो गया, तो 2 और 2 4, तो 4 माइनस पी, 4 में से फेज घटाते जाओ आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता है। इस हिसाब से जरा ध्यान देना यहाँ पर कि हम ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम फेज कितनी हो सकती है एक टू कंपोनेंट सिस्टम के अंदर। हम ये कहते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान जब मिनिमम होगा उस समय फेज मैक्सिमम होगी, और जब फेज का मान मिनिमम होता है उस समय डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम होता है। यही तो कंफर्मेशन अपनी जो जनरल बेसिक में पढ़ा है अपन ने, जरा दिमाग लगाना। मैं ये कह रहा हूं जब मुझे पी मैक्स चाहिए, इसका मतलब एफ मिनिमम चाहिए। क्लियर। तो सीधा सा फॉर्मूला है कि पी मैक्स, इसका मतलब क्या हुआ, 4 माइनस एफ मिनिमम। पी को इधर ले आओ, एफ को उधर ले आओ। हम कहते हैं बट एफ मिनिमम इज इक्वल्स टू 0, सो पी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 4। बात क्लियर है। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगा तो एक टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए मैक्सिमम फेज कितनी हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। वहां पर वन कंपोनेंट सिस्टम में मैक्सिमम फेज 3 आई थी, क्योंकि वहां फॉर्मूले में 3 माइनस पी था, और एफ मिनिमम 0 हो सकता है, नेगेटिव में नहीं हो सकता। जबकि यहां पर क्या कह रहे हैं, 4, मैक्सिमम फेज कितनी, 4 हो सकती हैं। क्लियर रहेगा टू कंपोनेंट सिस्टम के अंदर। दूसरी चीज, टू कंपोनेंट सिस्टम में एफ मैक्सिमम कितना होगा, सेम फॉर्मूला, ये मैक्स कहूंगा तो इसे मिनिमम कहना पड़ेगा ना, तो हम कह रहे हैं एफ मैक्स। जरा ध्यान देना, यहां बहुत अच्छी रीजनिंग है। इसका मतलब 4 माइनस पी मिनिमम, बट पी मिनिमम इज इक्वल्स टू 1। मिनिमम फेज कितनी हो सकती है, एक से कम तो फेज हो ही नहीं सकती ना। तो जब फेज मिनिमम 1 होगी तो एफ मैक्सिमम कितना होगा, सो एफ मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 3। मैक्सिमम फेज कितने होंगे, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो सकता है टू कंपोनेंट सिस्टम के अंदर, 3। जरा ध्यान दें। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम की जनरल डेफिनेशन को याद करो, वो वेरिएबल्स वो डायग्राम की किसी भी एरिया को एक्सप्लेन करने के लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं। आपको कुछ याद आया, क्या कह रहे हैं अपन, कितने चाहिए अपन को वेरिएबल्स, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स जो फेज डायग्राम को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए रिक्वायर्ड है।
टू कंपोनेंट से वन कंपोनेंट सिस्टम में कितना आया था, मैक्सिमम 2, एक टेम्परेचर ले लिया था, एक प्रेशर ले लिया था, लेकिन यहां पर कितने रिक्वायर्ड हैं, 3 वेरिएबल्स। तो ये क्लियर है, कितने, 3 वेरिएबल्स। आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन फेज डायग्राम। फेज सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए कितने, 3 वेरिएबल्स। और वो 3 वेरिएबल्स कौन से होंगे, टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन। तो 2 कंपोनेंट सिस्टम में कितने वेरिएबल्स की जरूरत होती है, हाँ जी, 3 वेरिएबल्स की, फेज सिस्टम को समझने के लिए। अब मुद्दा क्या है यहां पर, उसे समझना। पीछे हमने जो फेज डायग्राम बनाए थे वहां पर 2 ही वेरिएबल की जरूरत होती थी। हमारा 2D जो डायग्राम है, 2D डायग्राम बनाते हैं अपन किसके अंदर, पेज के ऊपर, एक सिंपल पेपर के ऊपर 2 डायमेंशन के ऊपर 2 डायमेंशन ले लेते हैं, एक पे टेम्परेचर ले लिया था, एक पे प्रेशर ले लिया था। लेकिन यहां पर कितने चाहिए, 3। अब जरा समझे, यहीं पर वो पॉइंट अपना बन रहा है। और अपना पॉइंट क्या बन रहा है कि जब आप फेज डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपको कितने वेरिएबल्स की यहां पर जरूरत है, हाँ जी, 3 वेरिएबल्स। कितने, 3 वेरिएबल्स। कौन कौन से, टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन। अब मुद्दा यह है कि ग्राफ पेपर के ऊपर या एक सिंपल पेज के ऊपर 3 वेरिएबल्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना एक कन्वीनियंट मेथड नहीं है 3D बनाना। क्लियर, इसके लिए तो कैसा चाहिए, 3 डायमेंशनल या स्पेस मॉडल चाहिए। कैसा चाहिए, 3 डायमेंशनल 3D मॉडल या कहें स्पेस मॉडल, भाई जिसमें तीनों आ जाएं। भाई अपने पेज पे तो 2 ही चीज आ सकती है, एक इस पे आ गई, एक इस पे आ गई। अब एक ऊपर एक दूसरे का, तो ये तो अपना स्पेस मॉडल हो गया, या कहूं 3 डायमेंशनल 3 कोऑर्डिनेट मॉडल हो गया। क्लियर, जो कि कन्वीनियंट नहीं है एक सिंपल पेज पर एक 2D डायमेंशन में उसको ड्रॉ करना। इसलिए हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, वी, हाँ जी, टेक 1 वेरिएबल एज कांस्टेंट। हम क्या करते हैं, इन 3 वेरिएबल में से एक वेरिएबल को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। क्लियर है, जब एक को कांस्टेंट रखोगे तो वो तो वेरिएबल ही नहीं बचा ना फिर। तो फिर डायग्राम बना रहे हैं एट कांस्टेंट फलानी चीज पर, तो 2 ही चीज के बीच में वेरिएशन आएगा। अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट रख लूं तो टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच में डायग्राम हो गया। टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लो तो प्रेशर और कंपोजिशन के बीच में डायग्राम हो गया। कंपोजिशन को कांस्टेंट कर दो तो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में क्या गया, डायग्राम बन गया। तो एक को कांस्टेंट रखते ही 3 तरह की पॉसिबिलिटी है हमारे पास, हाँ जी, कितनी, 3 तरह की पॉसिबिलिटी है आपके पास में। और वो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी है, हम कह रहे हैं टेम्परेचर कंपोजिशन डायग्राम, टेम्परेचर प्रेशर डायग्राम, और हम बात करेंगे, हाँ जी, प्रेशर कंपोजिशन डायग्राम। बात क्लियर, हम किनकी बात कर रहे हैं वो देखिए आप गौर से। हम कह रहे हैं यहां पर क्या रखा आपने, P कांस्टेंट, यहां पर क्या रखा आपने,
कंपोजिशन कांस्टेंट, और यहां पर क्या रखा आपने, टी कांस्टेंट। ओके, तीन तरह के डायग्राम संभव है। जब आप प्रेशर कांस्टेंट रखते हो तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी डायग्राम बनते हैं क्या कहलाते हैं, आइसोबारिक सिस्टम्स कहलाते हैं आपके। तो ये आइसोबारिक कहलाएगा। जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, क्या रखते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, तो ये आइसोथर्मल कहलाता है आपके लिए। क्या कहलाता है, आइसोथर्मल, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो भी डायग्राम कहलाते हैं। और अगर कंपोजिशन आप कांस्टेंट रखते हैं तो ये आइसोप्लेंथल कहलाते हैं, डायग्राम्स कहलाते हैं। नीड नहीं है, सिंपल उसमें अपन बात करते थे, अगर जिसको कांस्टेंट रखते हैं उसके नाम के अकॉर्डिंग ग्राफ्स के नाम बोले जाते हैं। प्रेशर कांस्टेंट आइसोबार्स, टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्म्स, कंपोजिशन कांस्टेंट है तो इन्हें बोलते हैं आइसोप्लेंथल। क्लियर। हम जो यूज करते हैं वो ये वाला करते हैं। जो तीनों संभव है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम किसे कांस्टेंट लेते हैं टू कंपोनेंट सिस्टम के अंदर, प्रेशर को। इट मींस हम जो टू कंपोनेंट सिस्टम बनाएंगे वो किस किस के बीच में बनाएंगे, टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच में डायग्राम बनाएंगे। संभव ये तीनों है, बट हम ये वाला बनाते हैं। अब देखिए, चूंकि आप एक कंपोनेंट को क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट, तो आपका जो फेज रूल है जो यहां पर टू कंपोनेंट सिस्टम में यूज होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, चेंज हो जाता है। क्लियर। तो उसे हम बोलते हैं रिड्यूस्ड फेज रूल। तो एफ डैश से शुरू कर देते हैं, नीड नहीं है, आप तो सिंपल फॉर्मूला ही रखो। एफ इज इक्वल टू क्या था, सी माइनस पी प्लस टू, प्लस टू की जगह क्या हो जाएगा, प्लस वन। क्या कहेंगे, रिड्यूस्ड फेज रूल क्या कहते हैं, एज वन वेरिएबल is kept constant, so reduced phase rule क्या हो जाएगा आपका, हाँ जी, F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस वन। एक कंपोनेंट को अपन ने कांस्टेंट किया हुआ है, तो वहां पर जो आप यूज करेंगे टू कंपोनेंट सिस्टम में, देखो जब जनरल न्यूमेरिकल आता है ना, जनरल रीजनिंग आती है जो शुरू में की थी पहले ही वीडियो के अंदर, कंपोनेंट निकालना, डिग्री ऑफ फ्रीडम, वहां नॉर्मल फेज रूल यूज करेंगे, चाहे कंपोनेंट कोई सा भी हो। फेज डायग्राम में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम और फेज के मध्य बात करनी, कितनी फेज है यहाँ पर, कितना है, तो आपको फेज रूल ये यूज करना है, क्योंकि एक वेरिएबल को आपने क्या कर रखा है, कांस्टेंट कर रखा है वहां पर। क्लियर रहेगा मेरी बात में जो कह रहा हूं, डायग्राम में को एक्सप्लेन करने के लिए कितने वेरिएबल्स की जरूरत है, उसी को तो आपने एफ बोला था। तो यहाँ तीन का बात हुआ था, एक को अपन ने परमानेंटली कांस्टेंट कर लिया, तो इसलिए अपन ने वहां से एक कम कर लिया ताकि बचे हुए के हिसाब से डिग्री ऑफ फ्रीडम और इसका रिलेशन आपको दिखे। तो ध्यान रहे, डायग्राम में यूज करना है, सिर्फ इससे चीजें निकालना है। जनरल जो क्वेश्चन है अपना कि साहब, जो मैंने शुरू में एग्जांपल्स करा रखे हैं, वहां कभी भी इस फेज रूल को रिड्यूस फेज रूल यूज नहीं किया है अपन ने। क्लियर रहेगी बात अपने दिमाग के अंदर। तो जब आप टू कंपोनेंट सिस्टम में आते हैं तो आपके दिमाग में पहले बेसिक चीजें ये आनी चाहिए। अब टू कंपोनेंट सिस्टम वैसे तो बहुत तरह से डिफाइन होते हैं, लिक्विड लिक्विड में जाते हैं, लिक्विड वेपर, सॉलिड वेपर्स, कई तरह की पॉसिबिलिटी जाती है इक्विलिब्रियम की। लेकिन फेमसली हम तीन तरह के टू कंपोनेंट सिस्टम्स की बात करते हैं। एक सिंपल यूटेक्टिक सिस्टम है, दूसरा है कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट वाले, और एक है इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट वाले। मैं बताता हूं कैसे समझना है इसे। हम ये कहते हैं कि जब टू कंपोनेंट्स है, दो अलग अलग कंपोनेंट है, जब उनको हम लिक्विड फॉर्म में मिक्स करते हैं, जब वो दोनों लिक्विड फॉर्म में और मिक्स होते हैं, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है कि वो लिक्विड जो मिक्स हुए वो एक केमिकल कॉम्बिनेशन कर लें या वो केमिकल कॉम्बिनेशन ना करें। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, क्या कर लें, वो एक केमिकल कॉम्बिनेशन कर लें या वो केमिकल कॉम्बिनेशन ना करें, लिक्विड फॉर्म में मिक्स होके पड़े रहें। तो जब दो लिक्विड्स कंप्लीटली मिक्सेबल है,
पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहे, मीन्स केमिकली कंपाउंड नहीं बना रहे, रिएक्ट नहीं हो रहे, कॉम्बिनेशन नहीं कर रहे। ए प्लस बी, ए और बी दो लिक्विड्स थे, मिक्स हुआ, पता चला AB2 बन गया वो, तो वो केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया, एकदम रिएक्ट हो गए। तो हम ये कह रहे हैं दोनों लिक्विड्स, दोनों कंपोनेंट्स के लिक्विड्स कंप्लीटली मिक्सेबल है, बट केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं ले रहे। एक सिस्टम तो ये, इन्हें बोलते हैं हम सिंपल यूटैक्टिक सिस्टम्स। ध्यान रखना, इसी को पढ़ना है अपन को। और अगर कोई 2 कंपोनेंट में रीजनिंग बनेगी तो यहाँ से बनेगी, बाकी जगह से तुम्हारे नहीं बननी है, एटलीस्ट RPSC UPPSC वालों की कहानी। समझ गए मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ? सिंपल यूटैक्टिक, सिंपल है, दोनों कंपोनेंट जब लिक्विड फेज में दोनों मिक्स हो जाते हैं कंप्लीटली, लेकिन कंप्लीटली जब मिक्स होंगे तो एक ही फेज बनाएंगे, दिमाग में आ गया। लेकिन क्या हो रहा है, रिएक्शन नहीं कर रहे, सिंपल यूटैक्टिक। दूसरा है जब दोनों लिक्विड्स मिक्स करते हैं तो एक केमिकल कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, मींस केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं। यहां पर 2 बातें हैं, जो केमिकल रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनाया वो एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट रखे, जो बना, जैसे ए और बी जब मिक्स हुए तो AB2 बन गया सपोजिट, तो AB2 का अपना एक खुद का एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, उस टेम्परेचर पर जाकर वो क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। मेल्ट का मतलब है, आप जानते हो मेल्ट का मतलब क्या, सिर्फ मेल्ट हुआ है, उसकी लिक्विड फेज और सॉलिड फेज का कंपोजिशन वही रहेगा। सॉलिड फॉर्म में भी AB2 था तो लिक्विड फॉर्म में भी वो AB2 है। मीनिंग क्लियर? इसे क्या बोल रहे हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट रखता है कंपाउंड मेरा। डन? तो ऐसे सिस्टम्स को हम बोलते हैं 2 कंपोनेंट सिस्टम विद कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, क्या नाम देते हैं इसे हम, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? एक और कॉम्बिनेशन संभव है, यहां पर ए और बी ने जब मिक्स हुए तो केमिकल कॉम्बिनेशन कर लिया, AB2 बना लिया सपोजिट, पर ये एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं रखता, ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है वहां पर। और जब इसका मेल्टिंग पॉइंट आता तो उससे पहले ये टूट जाता है अनदर कंपाउंड के अंदर, सॉलिड में और लिक्विड में, और उसका सॉलिड और लिक्विड का जो कंपोजिशन है वो अलग अलग है। मीनिंग क्लियर मैं क्या कह रहा हूं? एक तो होता है कोई कंपाउंड है जब मेल्ट होता है तो मेल्ट ही हुआ है, उसे पिघला है, उसका कंपोजिशन, स्टाइकोमेट्री नहीं बदली उसकी। तो जिनकी स्टाइकोमेट्री नहीं बदलती मेल्टिंग पॉइंट पे जाके वो तो कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट वाले, और जिनकी स्टाइकोमेट्री बदल जाती है, मींस टूटते हैं वो उस मेल्टिंग पॉइंट पे जाने से पहले ही टूट जाते हैं, इवन इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं उस पे, वहां जाके क्या होते हैं, टूट जाते हैं। और टूट के जो बनाते हैं सॉलिड और दूसरा लिक्विड, उनके कंपोजिशन ही अलग होते हैं, सेम कंपोजिशन का नहीं होता। सॉलिड का कंपोजिशन अलग है, लिक्विड का कंपोजिशन अलग है। मीनिंग क्लियर? और ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये सिर्फ एक ही कंपाउंड बनाए, ए और बी थे, लिक्विड फॉर्म जब तो केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ तो एक ही बनाए ना, एक से ज्यादा बन सकते हैं, कोई जितने बनेंगे उतने, अगर शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स हैं तो कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट वाली कैटेगरी में आएगा, और नहीं है तो डिफरेंट मेल्टिंग उसमें आएंगे। तो किस कंपोजिशन में आते हैं उसके हिसाब से। तो हम बेसिकली 3 तरह के सिस्टम्स की बात करने जा रहे हैं, दोबारा से सुने। 2 कंपोनेंट में कंपाउंड्स विच आर कंप्लीटली मिक्सेबल, डू नॉट रिएक्ट, केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं कर रहे, क्या बोलते हैं हम, सिंपल, हाँ जी, यूटैक्टिक सिस्टम। क्लियर है? हम इसी को स्टडी करेंगे और अपना टॉपिक खत्म। दूसरे हैं रिएक्ट टू फॉर्म कंपाउंड। ए और बी 2 थे, रिएक्ट किए, सपोज करो AB2 बना लिया, दिमाग में क्लियर? अब AB2 जो है वो कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट रखता है, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट रखता है, और लिक्विड और वेपर, लिक्विड और सॉलिड फेज में उसका कंपोजिशन AB2 ही रहता है, वो 1:2 में ही रहता है, लिक्विड फॉर्म में भी और सॉलिड फॉर्म में भी। सिंपल कंपाउंड हो, एक नया कंपाउंड हो गया, उसका अपना एक मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ऐसे मान लो तुम तो। ओके, क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट वाले। जबकि यहां पर क्या है, हैविंग इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, अनस्टेबल होता है वो, और उसके अपने मेल्टिंग पॉइंट से पहले ही टूट जाता है। एक सॉलिड और लिक्विड के अंदर उनका कंपोजिशन भी क्या हो जाता है, अलग अलग, सॉलिड और लिक्विड का, इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट।
हद मार के छोटा मोटा वो है तो आपके बस दिमाग में होना चाहिए कि इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है। सिर्फ एग्जाम्पल के नाम रख लो, एक दो दो जो फेमसली याद हो, फेमस और ना याद रहे तो भी चलेगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ अपने दिमाग में होना चाहिए। ओके, क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ? आइए हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले सिंपल यूटैक्टिक सिस्टम का, इसी को हम डिस्कस करेंगे। और सिंपल यूटैक्टिक सिस्टम वाले कुछ एग्जाम्पल्स अपने सामने हैं, जिसमें बहुत ही फेमस एग्जाम्पल्स में से माना जाता है कौन सा, AGPV सिस्टम अपना, KiH2O सिस्टम अपना, बहुत कॉमन वो हैं ये, बिस्मथ कैडमियम सिस्टम अपने, ये बहुत कॉमन अपने फेमस सिस्टम्स हैं। आप सिर्फ एग्जाम्पल्स याद रखें और समझने की कोशिश करें कि इसमें होता क्या है, खेल क्या है। वही चीज है, डायग्राम बना के दे देगा और कहेगा, पॉइंट लगा देगा, इस जगह पर फेज कितनी होंगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, यहाँ पे कौन एग्जिस्ट करेगा, यहाँ कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। वही चीजें जो डायग्राम रीड करते हैं वही चीज हम यहाँ सीखेंगे। जैसे वन कंपोनेंट सिस्टम में डायग्राम रीड करना सीखा था, उसी तरह से यहाँ पर भी डायग्राम को ड्रॉ करना और उसे रीड करना आना चाहिए। डायग्राम तो सबका अपना, भाई आपका अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है तो वो तो होता है, तो वो तो हमें याद ही करना है ना। जैसे वहां याद किया अपने ट्रिपल पॉइंट कहाँ आता है, वो कहाँ आता है, तो पॉइंट डाटा याद है तो डायग्राम बना लेते हैं तो जो डायग्राम बना उसको रीड करना आना चाहिए, सेम चीज। तो हम यहाँ पर जो डायग्राम होगा उसे रीड करना सीखेंगे, जैसे पीछे सीखा है सेम चीज। देखिए हम ये कह रहे हैं कि एक जनरल डायग्राम होता क्या है, किसका, यूटैक्टिक सिस्टम का। जरा दिमाग लगाना, बहुत सिंपल सा मामला है इसमें। हम ये कहते हैं कि साहब सीधी लाइन नहीं खींचती यार मेरे से ना, ये बड़ा समस्या है, इस समस्या को दूर करते हैं। देखिए जरा ध्यान दें जिसकी हम बात कर रहे हैं। आपको जब एक डायग्राम बनाना है यूटैक्टिक सिस्टम का, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, दो कंपोनेंट है, उनका खुद का मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं, एक ही बात है, वो घबराने की जरूरत नहीं। मेल्ट, सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं तो मेल्ट, और लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, तो मैं मेल्टिंग पॉइंट शब्द यूज करता हूँ, कई राइटर्स फ्रीजिंग पॉइंट यूज करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ए और बी का मेल्टिंग पॉइंट क्या है। ये टेम्परेचर होगा, अपना दिमाग में रखिए, ये क्या है, टेम्परेचर, वही डिग्री सेल्सियस के अंदर। और यहां पर जो हम लेते हैं वो है कंपोजिशन, क्या लेते हैं, कंपोजिशन। मोल फ्रैक्शन में ले सकते हो, आपकी चॉइस है कैसे क्या लेते हो, क्लियर। तो हम ये कहेंगे कि यहां पर सपोज करो ये अपना ए का मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए, जहां मैं पॉइंट लगा रहा हूं वो ए का मेल्टिंग पॉइंट है। क्या है ये, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए, क्लियर। ये सपोज करो बी का मेल्टिंग पॉइंट है। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि बी का ज्यादा होगा ए का कम, सेम तो हो ही नहीं सकते दो कंपोनेंटों के, जो ज्यादा है उसको ज्यादा पे लिखेंगे, वही तो, ये टेम्परेचर है दोनों साइड 80 डिग्री सेल्सियस के अंदर, क्लियर। अब हम ये कह रहे हैं, तो यहां पर प्योर ए है, आप कह सकते हो XA इज इक्वल्स टू 1, प्योर ए का मेल्टिंग पॉइंट। यहां पर प्योर बी का मेल्टिंग पॉइंट है, तो आप कह सकते हो XB इज इक्वल्स टू 1। जब XA 1 है, क्लियर, तो ऑब्वियस है XB 0 होगा। मोल फ्रैक्शन का प्लॉटिंग ही तो हो गया एक तरह से अपना ही। तो मैं यूं मोल फ्रैक्शन के साथ यूं डायग्राम बनाता हूं,
तो मोल फ्रैक्शन वर्सेस टेम्परेचर मीन्स कंपोजिशन वर्सेस टेम्परेचर। क्लियर? अब ध्यान दें, हम ये कहते हैं कि अब आपको तीसरा पता होना चाहिए कि यूटैक्टिक पॉइंट एक शब्द आता है इसमें। क्या आता है? यूटैक्टिक पॉइंट वो पॉइंट है जिस पर प्योर सॉलिड ए, प्योर सॉलिड बी और इन दोनों ए और बी के लिक्विड का मिक्सचर मिलता है। मीन्स कितनी फेज होती है वहां पर? 3। प्योर सॉलिड ए, प्योर सॉलिड बी, और ये किसके साथ रहते हैं साम्यावस्था में? हाँ जी, लिक्विड मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, दोनों का मिक्सचर है, वो आपको पता होना चाहिए। कहने का मतलब यूटैक्टिक पॉइंट पर ए और बी का कंपोजिशन रेशियो क्या है वो पता होना चाहिए। सपोज करो दोनों 50-50 हैं, तो ये तय है कि ये बिल्कुल मिड में आएगा। दिमाग में क्लियर? हम ये कह रहे हैं यूटैक्टिक पॉइंट पर 40% ए है और 60% बी है। 40% ए का मतलब एक्स ए 0.4, एक्स बी 0.6। दिमाग चल रहा है आपका? क्लियर मैंने क्या बोला है? एक्स ए 0.4 40%, एक्स बी 0.6 सपोज इट। तो हम ये कह रहे हैं तो वो बिल्कुल मिड नहीं कहलाएगा। तो 40%, तो 40% का मतलब हो गया ये इधर जाएगा। एक्स से 40% का होगा, यहां पर 100% है ये, तो इधर जाएगा। यही गलती होती है डायग्राम में, ध्यान रखना। हमें लिखता है एक्स से 40%, तो पॉइंट को हम इसके नजदीक बना देते हैं, नो इससे दूर। यहां तो ये 100% है, यही सबसे बड़ी गलती होती है डायग्राम में। जिसका जितना ज्यादा परसेंट डायग्राम का या जो यूटैक्टिक पॉइंट है वो उस साइड को ही होगा। तो हम कह रहे हैं ए 40% और बी कितना है? 60%। तो कह रहे हैं एट यूटैक्टिक सपोज करो ए कितना 40%, बी कितना 60%। क्लियर? तो मैं उसी के हिसाब से बना रहा हूं। तो देखिए ये 1 है तो बिल्कुल मिड में 0.5 होगा, मिड से थोड़ा इधर जाओगे तो ये आपका वो हो गया, हाँ जी, एक्स ए 0.4, एक्स बी 0.6। बात क्लियर? भैया यहां पर एक्स ए 0 है, जब एक्स बी 1 है तो एक्स ए 0, तो 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। क्लियर? ये गलती होती है हमारे दिमाग में, उल्टा चलता है। मैंने एक्स ए 0 नहीं लिख रखा कि 0.4 इस साइड को दिखेगा, एक्स ए 1 है इधर, 0.4 तो उस साइड को दिखेगा। तो जिसका परसेंटेज ज्यादा यूटैक्टिक पॉइंट उस साइड को ही होगा। ये है यूटैक्टिक पॉइंट अपना, बस ये ध्यान रखना। यूटैक्टिक पॉइंट ये वाली लाइन है, इस पे वो पॉइंट, ये आखिरी पॉइंट है, इससे नीचे लिक्विड फेज एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर रहेगा दिमाग के अंदर? इससे नीचे लिक्विड फेज एग्जिस्ट नहीं करती। तो यूटैक्टिक पॉइंट से टेंजेंट डालो और देखो क्या कंपोजिशन रेशियो आ रहा है। कई बार डायग्राम में क्या करेगा, जरा दिमाग लगाना, इस पॉइंट को यहां देखता बिल्कुल मिड में और कहता बताओ यूटैक्टिक पॉइंट पर, यहां तो नहीं, इसमें तो खैर बहुत सिंपल सा है क्योंकि कंपाउंड नहीं बनता। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है कॉन्ग्रेंट और इनकॉन्ग्रेंट, उसमें भी तो ऐसे यूटैक्टिक पॉइंट आएगा। तो देखना वो कहां पड़ रहा है, वो बिल्कुल मिड में पड़ रहा है। इसका मतलब ए बी कंपाउंड है, जो केमिकल रिएक्शन उसे कौन बना है? ए बी कंपाउंड। सपोज करो वो यहां पे पड़ रहा है, तो 1.3 हो गया, 1.7 हो गया, लगभग दुगना। तो कंपाउंड की क्या बनेगा? हाँ जी, बी ज्यादा है, ए कम है, तो कंपाउंड कहलाएगा AB2 ना कि A2B। तो कई बार इस पॉइंट को देख के आपसे पूछ लेता है कि जो केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ उसमें कंपाउंड कौन बना, तो परसेंटेज अब वो है वो यहां से निकलेगी। क्लियर? इतना सा ही, और कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। बस आपको यूटैक्टिक पॉइंट आ गया। अब आपका काम क्या है? कुछ नहीं, ए को, बी को भी, ये लो जी आपका सिस्टम रेडी। कुछ नहीं, 3 पॉइंट पता होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बी और यूटैक्टिक पॉइंट पर कंपोजिशन क्या है ए और बी का। उसी हिसाब से वो पॉइंट डिसाइड हो जाएगा अपना। 50-50 है तो बिल्कुल मिड में, वरना जो ज्यादा है उसकी तरफ। बी ज्यादा है इसलिए बी की तरफ डायग्राम, ए ज्यादा होता तो
पॉइंट इधर आता, डन, रेडी सिस्टम। अब यहां पर क्या करना है उसे समझिए। हम ये कहते हैं कि ये लिक्विड, ये क्या है, लिक्विड या कोई कहते हैं सॉल्यूशन, लिक्विड मिक्सचर है ये। ए और बी का लिक्विड मिक्सचर मींस यहां पर लिक्विड है, सॉल्यूशन शब्द भी यूज करते हैं अपन, दोनों मिक्स रहते हैं ए और बी मेल्ट फॉर्म में। ये वो एरिया है जहां पर ये दोनों मेल्ट फॉर्म में रहते हैं, तो इसको ए बोला है, इसको बी बोला है, इस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूं, यूटेक्टिक पॉइंट सी। ओके, ये जो टेम्परेचर कहलाता है ये टीई यूटेक्टिक टेम्परेचर कहलाता है। तो आपको ये पता रहेगा कि लाइन कहां खींचनी है, यूटेक्टिक टेम्परेचर देगा आपको, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बी और यूटेक्टिक टेम्परेचर पे लाइन खींचनी है। यूटेक्टिक पॉइंट पर कंपोजिशन क्या है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएगा सी पॉइंट किस साइड को लगना है इस लाइन पर। डन, ये डायग्राम हो गया। अब यहां पर प्योर लिक्विड है, ध्यान देना, यहां पर प्योर लिक्विड है। अब बात हो रही है इस एरिया में, इस एरिया में जरा ये कर्व देखो, ए क्या मेल्टिंग पॉइंट गिरता जाएगा, जैसे जैसे बी मिक्स करोगे, यहां मिक्सर होता है ना, तो जैसे से आप क्या कर रहे हो, बी मिक्स कर रहे हो, तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट, ए का मेल्टिंग पॉइंट गिरता जाता है और ये लास्ट है, इसके बाद सॉलिड फॉर्म आ जाती है। यूटेक्टिक पॉइंट से नीचे, यूटेक्टिक टेम्परेचर से नीचे और नहीं गिर सकता मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरह से इधर जब कहेंगे तो बी में कौन मिक्स हो रहा है, ए, तो ए जैसे जैसे मिक्स होता जाता है बी का मेल्टिंग पॉइंट गिरता जाता है, लास्ट दोनों उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। डन, आइए तो हम ये कहते हैं, आपको कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ इतना सा, इस एरिया में दोनों कंपोनेंट्स प्योर लिक्विड फॉर्म में होते हैं और मिक्स रहते हैं। यहां पर सॉलिड ए, ये वाला एरिया में, इस कर्व पे बोल लो, इस पे बोल लो, सॉलिड ए प्लस लिक्विड मिक्सचर, ए और बी का मिक्सचर। तो कई बार आपको लिखेगा सॉलिड ए प्लस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब ए और बी दोनों का मिक्सचर। तो एक तो सॉलिड ए मिलेगा, एक ए, तो कौन सी दो फेज है, एक तो लिक्विड और एक सॉलिड ए के मध्य साम्यावस्था है इस कर्व के ऊपर, एक तरह से ये बोल सकते हो आप। सेम चीज इधर, सॉलिड बी प्लस लिक्विड मिक्सचर, क्लियर रहेगा। इसे बोलते हैं अपन यूटेक्टिक पॉइंट। हाँ जी, यूटेक्टिक पॉइंट। और यूटेक्टिक पॉइंट की खासियत क्या है, इस पे होता है सॉलिड ए, सॉलिड बी प्लस, हाँ जी, लिक्विड मिक्सचर, यूटेक्टिक मिक्सचर जो है अपना लिक्विड। तो ये आखिरी पॉइंट है जहां पर लिक्विड भी मिलेगा आपको, ए सॉलिड भी मिलेगा, ए के क्रिस्टल भी है प्योर, प्योर बी के क्रिस्टल भी है, और उन दोनों का मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर है, यूटेक्टिक मिक्सचर बोलते हैं अपन इसको, लिक्विड फॉर्म में। तो एक लिक्विड है और दो ये है इस पॉइंट के ऊपर, मींस तीन फेज होगी इस पॉइंट पर, 1, 2 और 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 0, फॉर्मूला चेंज हो गया भाई, C माइनस पी प्लस 1। अब C का मान 2 है, 2 कंपोनेंट सिस्टम हेडिंग डाला हुआ है, तो 2 + 1 3 माइनस पी हो गया है। तो जब कंपोनेंट 3 है, वो सॉरी P का मान 3 है, तो F का मान 0 ऑटोमेटिक हो गया। आइए यहां पर देखिए, इस एरिया में मैंने कहा ना इसके नीचे कोई भी लिक्विड फॉर्म नहीं रहती, तो आप कहोगे सॉलिड ए, प्योर सॉलिड ए प्लस यूटेक्टिक मिक्सचर, इस एरिया में, हाँ जी, सॉलिड बी, प्योर सॉलिड बी है, प्लस यूटेक्टिक मिक्सचर। क्लियर मेरी बात, मैंने क्या कहा है, क्लियर यहां पर। अब मेन मुद्दा क्या है अपना, जरा उसे समझिए। हमारा मेन मुद्दा है कि सब किस जगह पर
डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान क्या होगा और सीधी कहानी। देखिए यहां P इज इक्वल टू 1, F इज इक्वल टू 2। लिक्विड मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन एक ही तो फेज होगी। जब फेज एक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 2 होगा, क्योंकि सीधा सीधा फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 3 माइनस पी, मीन्स C माइनस पी प्लस 1। C का मान 2 है, 2 कंपोनेंट सिस्टम, इसलिए डायरेक्ट हो। तो यहां पर देखिए एक सॉलिड और एक लिक्विड, तो P का मान 2, F इज इक्वल टू 1। एक ही वेरिएबल की जरूरत है। इस कर्व पर भी वही कहानी कहलाती है। सेम चीज इधर क्लियर, जो यहां है वही यहां पर। क्या कहा आपने? P इज इक्वल टू 2, F इज इक्वल टू 1। पर इसमें देखिए यूटेक्टिक पॉइंट पर P इज इक्वल टू 3, F इज इक्वल टू 0। 3 फेज होती है यूटेक्टिक पॉइंट पर, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान क्या होता है? 0 होता है। सेम चीज यहां पर देखिए, हाँ जी 2 फेज है, सॉलिड और मिक्सचर। सॉलिड है लेकिन मिक्स रूप में है, बहुत जबरदस्त मिक्सचर इसको बोलते हैं ना अपन। मेटल एलॉयज में जो होती है एक कंपाउंड होना, जितने तरह के सॉलिड मिक्सचर में उतनी तरह की फेज कहलाती है, लेकिन अपन ने एलॉय का जिक्र नाम लिया था, याद है? तो कंप्लीटली मिक्सेबल है, होमोजेनियस मिक्सिंग है, इसलिए एक ही फेज का काम करेगी ये। तो एक फेज ये और एक फेज ये, तो P इज इक्वल्स टू 2, F इज इक्वल्स टू 1। सेम चीज यहाँ P इज इक्वल्स टू 2, F इज इक्वल्स टू 1। तो मेहरबानी करके इस डायग्राम में ये चीजें बता दोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं आना, मस्त रहो आप। क्लियर? अब रही बात किसकी? कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट और इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट की। आपको कुछ नहीं पूछता, वही सिस्टम है अपना, बस फर्क क्या है कि यहां पर एक तरह से एक डायग्राम था 2 कंपोनेंट के बीच में, वहां एक तीसरा कंपोनेंट और बन जाता है, एक तरह से आपके दिमाग में आ गया। सपोज करो वहां क्या बन गया, जब दोनों को मिक्स हुआ तो एक तीसरा कंपाउंड बन गया। जस्ट दिमाग में लगाना, सपोज करो क्या बन गया? तीसरा हो। तो हम ये कह रहे हैं जस्ट ऐसे कि साहब ये ए था मेरा, जस्ट दिमाग में, ये मेरा बी था। जब ये दोनों मिक्स हुए थे तो AB2 और बन गया था। क्या बन गया था? सपोज इट AB2 बन गया। क्लियर बात? जब AB2 बनेगा तो ये x इज इक्वल टू 1, ये x भी इज इक्वल टू 1। अब AB2 और बन गया, तो एक तरह से मैं सपोज करूं, एक और खींच दूं कहानी, AB2। B2 का मतलब B का अमाउंट ज्यादा, B का अमाउंट ज्यादा का मतलब ये लो जी, ये एक फेज डायग्राम और बना दिया। ये मेरे लिए कौन हो गया? एक तरह से AB2। जस्ट दिमाग में रखो, एक तरह से 3 कंपाउंड हो गए। तो 2 यूटेक्टिक सिस्टम दिमाग में डाल लो, A और AB2 के बीच में, AB2 और B के बीच में। डायग्राम का लहजा वही होगा। तो अब आप देखो, AB2 से पूछो भाई तेरा मेल्टिंग पॉइंट कितना? वो कहता है साहब मेरा मेल्टिंग पॉइंट तो सपोज करो B का यहाँ है, यहाँ की जगह यहाँ कर दो, ठीक है। ये कहता है मेरा मेल्टिंग पॉइंट तो इस जगह पे है जी, मीन्स इस पॉइंट पे है। तो इसको तुम इनसे पूछो ना, तेरा मेल्टिंग पॉइंट, तेरा मेल्टिंग पॉइंट, हमारा यूटेक्टिक टेम्परेचर का है, सपोज करो यहाँ पर है जी। तो इन दोनों के बीच में एक यूटेक्टिक टेम्परेचर हो गया, इसके और इसके बीच में एक यूटेक्टिक टेम्परेचर है, सपोज करो यहां पर है। बस एक तरह से 2 टेम्परेचर का रीडिंग हो गया। डन? दिमाग के अंदर आओ। अब इन दोनों के बीच में कैसे बनाओगे? ये रहा। इन दोनों के बीच में कैसे बनाओगे? ये रहा। मीनिंग समझ आया? ऐसा डायग्राम दिखते ही समझ जाना कि ये कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट वाला फेज डायग्राम है, जबकि इनकॉन्ग्रुएंट वाले में इस तरह का डायग्राम नहीं दिखेगा। ये वो पर्टिकुलर अपना टेम्परेचर, इससे पहले ही वो टूट जाता है। तो ये जो डायग्राम जैसे यहां बन रहा है ना, इससे कि तुम यहां से आए, तुम यहां पर यूं आए, यहां ना आके वो पहले ही टूट जाता है एक्चुअल में। तो वो यहां से यूं मूव करता हुआ दिखेगा तुम्हें। मीन्स ये जो अपन बीच वाला लेते हैं, तो इसमें तो यहां तक जाता है, उसमें यहां पर ना जाके यहां से फिर यूं जा रहा होगा, यहां पहले ही टूट के खत्म हो जाता है।
आपको चक्कर में ही नहीं पड़ना है उन चीजों के, बिल्कुल भी क्लियर नीड नहीं है ऑब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से, बट एक जनरल आना चाहिए कि एग्जांपल्स क्या है वो क्या है, तो वो मैं आपको भेज दूंगा उस हिसाब से। यूटैक्टिक आना चाहिए आपको। यूटैक्टिक सिस्टम में किसी को कोई इश्यू, अब फर्क क्या है, लेड का ले लो, एजी का ले लो, एक तरफ लेड का बॉइलिंग पॉइंट, एक तरफ एजी का बॉइलिंग पॉइंट है। यूटैक्टिक टेम्परेचर का होगा, लाइन कैसे देना, किस रेशियो में आते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड हो जाएगा कि मिड में आएगा कि इधर आएगा कि इधर। बाकी सेम कहानी, ए और बी की जगह नाम बदलते जाओ, खेल खत्म कर लोगे। कोई डाउट यहां पर? डन। ये हो गया आपका फेज डायग्राम, टू कंपोनेंट सिस्टम यूटैक्टिक सिस्टम का। आपको इससे ज़्यादा नीड नहीं है। हम इस टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और पॉलीमर का जो पेंडिंग मैटर है उसकी तरफ मूव करेंगे। टेक केयर।